इमरान ने कार होटल ग्रांड के वसीउ अरीज पार्किंग में रोकी और उसे लॉक करके वो तेज तेज कदम उठाता होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। होटल का वसीउ अरीज हाल उस वक्त खाली नजर आ रहा था, अलबत्ता मुल्का डाइनिंग हॉल में खासा रश था क्योंकि ये लंच का वक्त था और होटल ग्रांड का खाना पूरे दारुल हुकूमत में मशहूर था। इमरान काउंटर की तरफ जाने की बजाय सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर बाद वो दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। क्योंकि इमरान जब भी यहाँ आता था रात को ही आता था, इसलिए दिन की शिफ्ट में काम करने वाले मुलाजमीन उससे ज़्यादा वाकिफ न थे। चंद लम्हों बाद इमरान कमरा नंबर 18 के दरवाजे के सामने मौजूद था। दरवाजे के साथ लगी हुई प्लेट पर मार्टिन पार्कर के नाम की चिट लगी हुई थी। इमरान ने दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा बंद था। इमरान ने जेब में हाथ डाला और चंद लम्हों बाद उसने मास्टर की मदद से दरवाज़ा आसानी से खोल लिया। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा खाली पड़ा हुआ था, लेकिन कालीन पर मौजूद खून के धब्बे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। खून के धब्बे मुल्का बाथरूम की तरफ जा रहे थे। इमरान बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने फर्श पर एक गैर मुल्की की लाश पड़ी हुई थी। उसके जिस्म पर वाकई खाली कमीज और पतलून थी। उसकी गर्दन में गहरा जख्म साफ दिखाई दे रहा था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने उसके दाएं पैर में मौजूद बूट के तस्मे खोलने शुरू कर दिए। तस्मे खोलकर उसने बूट उतारा और उसे उठाए हुए वापस कमरे में आ गया। उसने बूट को मेज पर रखा और फिर कोट की जेब से एक तेजधार खंजर निकाला और बूट की निचली तह को मखसूस अंदाज में खंजर की मदद से उखाड़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद बूट की निचली तह अलहदा हो गई और उसके साथ ही प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक कागज जो बूट की तह जैसा नजर आ रहा था सामने आ गया। इमरान ने कागज को प्लास्टिक के थैले से निकाला और उसे सीधा करके पढ़ना शुरू कर दिया। कागज पर सिर्फ चंद लाइनें हाथ से लिखी गई थीं। उसने कागज पढ़कर उसे अपनी जेब में डाला और बूट और उसकी उखड़ी हुई तह को उठाकर उसने उसे एक दूसरे के साथ जोड़कर जब बूट को मखसूस अंदाज में थपका तो तह वापस जुड़ गई। इमरान बूट उठाए वापस मुड़ा और बाथरूम में जाकर उसने बूट एक बार फिर उस गैर मुल्की के पैर में पहना दिया और पहले की तरह तस्मे बांधकर उसने हाथ झाड़े और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके वो कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया और तेज तेज कदम उठाता हुआ दोबारा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो होटल के हॉल से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। कार में बैठकर उसने कार को कंपाउंड गेट से बाहर निकाला और उसे तेजी से दौड़ाता हुआ सीधा सर सुल्तान के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आओ आओ, आज कैसे इधर भूल पड़े? सर सुल्तान ने इमरान के अंदर दाखिल होते ही चौंककर हैरत भरे लहजे में कहा। वो किसी फाइल के मुतालिया में मसरूफ थे। आजकल फरागत है, किताबें पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। सुलेमान भी गांव गया हुआ है और जब वो खुद हो तो कहीं न कहीं से उधार सामान लेकर चाय के एक दो कप पिलवा दिया करता है। उसकी अदम मौजूदगी में तो चाय भी नहीं मिल सकती। उधार आजकल कोई देता ही नहीं। जहाँ भी जाओ वहाँ यही लिखा हुआ दिखाई देता है, आज नकद कल उधार। मैं उन्हें मिलकर कहता हूँ कि तुम आज को कल ही समझ लो, लेकिन वो कहते हैं कि आज तो आज है। आज एक पेट्रोल पंप के मालिक ने बड़ी मिन्नत के बाद अज़राए मेहरबानी पेट्रोल उधार दे दिया, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे मुलाकात कर ली जाए। कहते हैं बुजुर्गों से मुलाकात खुशबख्ती के दरवाजे खोल देती है। इमरान की जबान कुर्सी पर बैठते ही रवां हो गई। तुमने मुझे फोन कर दिया होता, मैं तो मेरा कम भिजवा देता।
सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए पूछा। आओ। आह, क्या तीर मारा है सीने पर के हाय हाय, मुद्दत हुई है फोन को कटे हुए। अब तो हसरत सी हो गई है कि कभी फोन की घंटी बज उठे। लेकिन कहाँ ये हमारी किस्मत कि फोन की घंटी बजे फ्लैट में, इमरान ने कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। तो अब पहले चाय पिलवाऊं या रकम दूं? बोलो, सर सुल्तान ने कहा। क्या मतलब? क्या अब आपने रिश्वत लेनी शुरू कर दी है? इमरान ने हैरान होकर कहा तो सर सुल्तान का चेहरा यकलख्त बिगड़ गया। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर बाज़ औक़ात मुझे ख्याल आता है कि सर अब्दुर्रहमान गलत नहीं कहते, सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आप रिश्वत को लानत समझते हैं, इसलिए तो मैं हैरान हो रहा था कि आज 15 तारीख है और आप किस ज़हम से बार बार रकम देने की बात कर रहे हैं, जबकि मुझे मालूम है कि आंटी पहली तारीख को ही सारी तनख्वाह आपसे वसूल कर लेती हैं और बाकी महीना आपको फिर मेरी तरह आंटी से गुजारा अलाउंस मांगना पड़ता है, इमरान ने कहा और सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। तुम किससे मांगते हो गुजारा अलाउंस? सर सुल्तान ने पूछा। आगा सुलेमान पाशा से। यकीन कीजिए 1 घंटा की मिन्नत समाजत के बाद बड़ी मुश्किल से 10 का नोट देता है। आपको कितनी देर की मिन्नत के बाद मिलता है? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और सर सुल्तान एक बार फिर हंस पड़े। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती मांगने की, इसलिए कि तनख्वाह तुम्हारी आंटी को देने के बाद TADA जो हर माह की 5 तारीख को मिलता है वो मैं खुद अपने पास रख लेता हूँ, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ये बात है, फिर तो आज आंटी से भी कुछ न कुछ मिल जाएगा, इमरान ने कहा। क्या मतलब? सर सुल्तान ने चौंक कर कहा। कहते हैं कि मुखबरी करने वाले को भी कुछ न कुछ हिस्सा दिया जाता है, इसलिए जब मैं आंटी को मुखबरी करूंगा कि 5 तारीख को आपको TADA मिलता है तो आंटी लाजमन कुछ न कुछ तो दे ही देंगी, इमरान ने कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। उसके साथ ही उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और चाय भिजवाने का कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। फिर जेब से बटुआ निकालकर उन्होंने इमरान के सामने रख दिया। लो, इसमें जितने हैं ले लो, सर सुल्तान ने कहा। वाह, वाकई सखावत इसको कहते हैं, इमरान ने बटुआ उठाया, उसे खोला और दूसरे लम्हे उसका मुंह बन गया। क्या हुआ? रकम तो है इसमें, सर सुल्तान ने हैरान होकर कहा। इसमें तो कागज भरे हुए हैं रकम वाले खाने में, मेरा ख्याल है ये 5000 रुपए होंगे, इमरान ने बटुआ बंद करके वापस मेज पर रखते हुए कहा। तो क्या ये कम है? चलो तुम सारे ले लो, मेरा कोई खर्चा तो नहीं है, बस वैसे ही रख लेता हूं, सर सुल्तान ने कहा। तो आप इसी बर्ते पर बार बार रकम देने की बात कर रहे थे, इमरान ने कहा। रकम तो है, 5000 रुपए हैं, क्या ये कम है? खासी बड़ी रकम है, सर सुल्तान ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अगर कोई जेब कतरा आपकी जेब काट ले तो यकीन करें वो शर्म से डूब मरेगा,
कि आप सेक्रेटरी वजारत खारजा हैं और बटुए में सिर्फ 5,000 रुपए। जनाब, इतनी रकम तो आजकल नौजवान कॉलेज की कैंटीन पर रोजाना खर्च कर लेते हैं। आप इसे रकम कह रहे हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम रकम किसे कहते हो? सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए बटुआ उठाकर वापस कोट की जेब में डालते हुए कहा। टीवी पर जब बिजनेस का प्रोग्राम आता है तो करोड़ों अरबों की बातें इस तरह हो रही होती हैं जैसे मामूली सी रकमें हों। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि रकम किसे कहते हैं, इमरान ने कहा। वो तो हुकूमती लेन देन होते हैं, सर सुल्तान ने कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और चपड़ासी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे में मौजूद चाय की 2 प्यालियां उठाकर एक सर सुल्तान के सामने रखी और एक इमरान के सामने, और साथ ही बिस्कुटों से भरी हुई एक प्लेट मेज पर रखकर वो वापस मुड़ गया। हैरत है, इस कदर ऐश करते हैं आप? हैरत है? बिस्कुटों से भरी हुई प्लेट। इमरान ने आंखें फाड़ फाड़ कर बिस्कुटों की प्लेट की तरफ देखते हुए कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। इसका बिल मेरी तनख्वाह से कटता है, सर सुल्तान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा। क्यों? आपको तो बाकायदा मेहमान नवाजी फंड हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए पूछा। जरूर मिलता है, लेकिन वो सरकारी मेहमानों पर ही खर्च होता है। तुम तो मेरे जाती मेहमान हो, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। तो क्या हुआ? जहां सरकारी मेहमान खाते हैं वहां जाती मेहमान भी तो साथ ही भुगत सकते हैं, इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। नहीं, हम इसे बददियानती और अमानत में खयानत समझते हैं। बहरहाल बताओ आज कैसे आना हुआ है, सर सुल्तान ने कहा। वो शायद मौजू बदलना चाहते थे। आपने एक खत भिजवाया था ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी साहब को, जिसमें उन्होंने हुकूमत पाकेशिया को इत्तला दी थी कि पाकेशिया के किसी अहम आदमी के कत्ल की साजिश ग्रीनलैंड की इंटेलिजेंस ने ट्रेस की है, और इस सिलसिले में एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली थी, इमरान ने कहा। हाँ, ये खत आया था। मैंने सदर साहब से बात की तो उन्होंने उसे चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को भेजने का हुक्म दे दिया। चुनांचे मैंने वो खत चीफ तक पहुंचा दिया, सर सुल्तान ने कहा। आपने चीफ सेक्रेटरी साहब से खुद इस मामले में जरूर बात की होगी, इमरान ने चाय पीते हुए कहा। हाँ, की थी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तुमने चीफ सेक्रेटरी से बात की थी? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा। नहीं, मैं तो आज ही एक्रेमिया से वापस आया हूँ, और यहाँ आते ही मुझे ब्लैक जीरो ने इस खत के मुतालिक बताया, और मैंने दानिश मंजिल जाकर खत पढ़ा और फिर यहाँ आ गया हूँ। दरअसल मुझे मालूम है कि आप ऐसे खत मिलने पर खत भेजने वाले से जरूर बात करते हैं, इसलिए पूछा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसलिए बात करता हूं कि बाज़ औकात सरकारी खतों के दावत में कुछ बातें दर्ज नहीं की जाती, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि उन्हें इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से यही इत्तला मिली थी जो उन्होंने खत में लिखकर भिजवा दी है, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा।
लेकिन उन्होंने इंटेलिजेंस से इस केस की तफसीलात तो नहीं भिजवाई जिनसे पता चलता कि क्या हो रहा था। इमरान ने कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटलैंड में गुज़िश्ता साल नया कानून मंजूर हुआ है। जो कानून मंजूर हुआ है कि इंटेलिजेंस रिपोर्टों को मुल्क से बाहर नहीं भिजवाया जा सकता, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि हमें अपने तौर पर फैसला करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि हमें अपने तौर पर फैसला करना पड़ेगा क्योंकि जब तक टारगेट सामने ना आए उस वक्त तक कोई अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। इमरान ने कहा, इसलिए तो ये खत तुम्हारे चीफ को भिजवाया गया है क्योंकि सदर साहब का ख्याल है कि सिर्फ एक्स्ट्रो ही ये काम सर अंजाम दे सकता है। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो सदर साहब की मेहरबानी है, लेकिन आप एक बात सदर साहब से पूछकर मुझे बताइए कि सदर साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी ने ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी के जरिए ग्रेटलैंड के बदनाम जराइम पेशा गिरोह हाउंड के साथ क्यों रब्ता किया था और हाउंड ग्रुप के चेयरमैन से उनकी क्या बातचीत हुई है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार चौंक पड़े। क्या कह रहे हो? सदर साहब ने जराइम पेशा ग्रुप से राब्ता किया है? यह कैसे मुमकिन है? सर सुल्तान ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। आप पूछें तो सही, इमरान ने कहा। सॉरी इमरान, मैं ये बात नहीं पूछ सकता। तुम अपने चीफ से कहो कि वो सदर साहब से खुद बात करे, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। चलिए, आप सदर साहब से कहें कि एक्स्ट्रो का नुमाइंदा खसूसी उनसे बराह रास्त बात करना चाहता है। फिर मैं बात करूंगा, इमरान ने कहा। पहले तो मुझे बताओ कि तुमने ये बात क्यों की। सदर साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। सर सुल्तान ने होंठ चबाते हुए कहा तो इमरान ने जेब में हाथ डाला और फिर वही कागज निकालकर उसने सर सुल्तान के सामने रख दिया जो उसने होटल ग्रांड के कमरा नंबर 18 में मौजूद लाश के बूट से निकाला था। सर सुल्तान ने कागज उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर हैरत के तसरात मुजस्सम होते चले गए। ये कागज तुम्हें कहां से मिला? सर सुल्तान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आपने इसे पढ़ लिया है ना? अब बताइए कि ये क्या है? क्या इस पर सदर साहब के दस्तखत नहीं हैं? इमरान ने तल्ख लहजे में कहा। दस्तखत तो सदर साहब के ही हैं, मैं उनके दस्तखत पहचानता हूं, लेकिन ये खत सदर साहब नहीं लिख सकते। ये जरूर कोई गहरी साजिश है। तुम्हें ये कागज कहां से मिला है? सर सुल्तान ने पूछा। हाउंड ग्रुप के एक आदमी से, इमरान ने जवाब दिया। फिर तो तुम्हारी बात ठीक मालूम होती है, लेकिन सदर साहब को ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी? सर सुल्तान ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। आप मेरी बात कराइए, फिर बात साफ होगी, वरना इस खत की हद तक तो सदर साहब की हैसियत और ओहदा मशकूक हो जाता है। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान ने सर हिला दिया और फिर रिसीवर उठा लिया। यस सर। दूसरी तरफ से पीए की आवाज सुनाई दी। प्रेसिडेंट हाउस
फोन करके सदर साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी से मेरी बात कराओ। सर सुल्तान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आपने मिलिट्री सेक्रेटरी से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी, इमरान ने कहा तो सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो सर सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। फिर उन्होंने लाउडर का बटन ऑन कर दिया। यस, सर सुल्तान ने कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट से बात करें जनाब, दूसरी तरफ से पीए ने मौदबाना लहजे में कहा। हेलो, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी राशिद खान बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक बारी सी आवाज सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूं खान साहब। सदर साहब से चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदा खसूसी एक अहम मसले पर बराह रास्त बात करना चाहते हैं। वो इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। आप प्लीज सदर साहब से उनकी बात करा दें, सर सुल्तान ने कहा। बेहतर, मैं बात कराता हूं सदर साहब से, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही लाइन पर खामोशी छा गई। हेलो सर सुल्तान, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर बाद मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। यस, सर सुल्तान ने जवाब दिया। सदर साहब से बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूं सर, सर सुल्तान ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा। सर सुल्तान, क्या मसला है? सदर साहब की बावकार आवाज सुनाई दी। सर, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदा खसूसी अली इमरान साहब मेरे ऑफिस में तशरीफ लाए हैं। वो चीफ की तरफ से आपसे बराह रास्त कोई अहम बात करना चाहते हैं, सर सुल्तान ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा। कराइए बात, सदर साहब ने कहा। जनाब, मेरा नाम अली इमरान है और मुझे एक्स्ट्रो साहब ने अपना नुमाइंदा खसूसी बना रखा है। हालांकि मैंने तो कई बार उनसे कहा है कि मुझसे तो कोई खसूसियत नहीं है। हालांकि मैंने तो कई बार उनसे कहा है कि मुझ में तो कोई खसूसियत नहीं है, इसलिए वो मुझे नुमाइंदा खसूसी की बजाय नुमाइंदा अमूमी बना दें, लेकिन वो नहीं मानते। बहरहाल, मैं इस वक्त चीफ का नुमाइंदा खसूसी हूं और पूछना यह है कि आपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए ग्रेडलैंड के चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया और उस रब्ते के जरिए आपका रब्ता ग्रेडलैंड की मशहूर जराइम पेशा तंजीम हाउंड ग्रुप के चेयरमैन से हुआ और फिर आपने चेयरमैन साहब को जाती तौर पर एक खत लिखा। इस खत में आपने हाउंड ग्रुप के चेयरमैन से दरखास्त की कि वो अपनी तंजीम का इंतहाई तरबियत याफ्ता फर्द फौरी पाक एशिया भिजवाए ताकि उसकी मदद से यहाँ के एक अहम आदमी को ख़त्म कराया जा सके और राब्ते के लिए वही खत ही शनाख्त के तौर पर तय किया गया था। चुनांचे हाउंड ग्रुप के चेयरमैन ने अपना एक आदमी जिसका नाम टेरी हाउंड था यहाँ भेजा ताकि वो आपसे मिलकर मंसूबे की तफसीलात तय कर सके। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को इसकी इत्तला मिल गई और वो आदमी भी ट्रेस हो गया जो ये खत लेकर यहाँ आपसे मुलाकात के लिए आ रहा था, लेकिन वो आदमी यहाँ एक जाती झगड़े में हलाक हो गया। बहरहाल, ये खत उससे बरामद हो गया है जो इस वक्त मेरे पास है। आपसे सिर्फ ये पूछना था कि क्या ये खत वाकई आपने लिखा है और अगर लिखा है तो उसका पसे मंजर क्या है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। पहले तो उसने अपनी आदत के मुताबिक मजाक में बात का आगाज किया था, लेकिन
जब सर सुल्तान ने आंखें निकाली तो वो संजीदा होता चला गया और आखिर में उसका लहजा वाकई बेहद संजीदा हो गया था। मिस्टर इमरान, ना ही मैंने या मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने ग्रेटलैंड की चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया है और ना ही मैं किसी हाउंड गिरोह को जानता हूँ और ना ही मैंने कोई ज़ाती खत लिखा है। जब से मैंने सदारत का ओहदा संभाला है मैंने ज़ाती खत सिरे से लिखा ही नहीं है। आप ऐसा करें कि सर सुल्तान के साथ मेरे पास तशरीफ लाएं और मुझे खत दिखाएं ताकि मैं उसे देख सकूं। एक्स्ट्रो साहब को मेरी तरफ से कह दें कि यह सब कुछ किसी गहरी साजिश के सिवा और कुछ नहीं है। सदर साहब ने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी से जवाब देते हुए कहा, ठीक है, सर सुल्तान साहब से कह दें कि वो मुझे अपनी सरकारी कार में बिठाकर ले आएं। मुझे तो आज बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पेट्रोल उधार मिला है। अगर मैं अपनी कार में प्रेसिडेंट हाउस आया तो मुझे वापस पैदल ही आना पड़ेगा, इमरान ने कहा और रिसीवर सर सुल्तान की तरफ बढ़ा दिया, जिनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। सर, आप माइंड न करें सर, मैं इसकी जगह आपसे माफी मांगता हूं। इस इमरान की आदत ही ऐसी हो गई है कि ये मजाक करने से बाज नहीं आ सकता। सर सुल्तान ने रिसीवर लेकर इंतहाई माजरत खाना लहजे में कहा, मेरी इनसे मुलाकात हो चुकी है सर सुल्तान, इसलिए मुझे मालूम है कि इमरान साहब कैसी तबीयत के आदमी हैं। माजरत की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है आप उन्हें साथ लेकर फौरन मेरे पास पहुंचे। सदर साहब ने जवाब दिया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो सर सुल्तान ने रिसीवर रख दिया और फिर वो इमरान को काट खाने वाली नजरों से देखने लगे, जिसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत तारी थी जैसे उसे दुनिया की हवा ही न लगी हो। क्या अब तुम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम मुल्क के सदर से बात कर रहे हो? सर सुल्तान आखिरकार फट पड़े। मुल्क के सदर? ओह ओह, तो क्या वाकई वो मुल्क के सदर थे? वेरी सैड। ओह, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझा किसी अंजुमन यतीम खाना के सदर होंगे। ओह, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ, इमरान ने इस तरह उछलते हुए कहा जैसे उसे वाकई पहली बार मालूम हो रहा था कि वो मुल्क के सदर से बात कर रहा था। सुनो इमरान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन प्रोटोकॉल के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? सर सुल्तान ने शदीद गुस्से के आलम में कहा। प्रोटोकॉल, यही लफ्ज कहा है ना आपने? लेकिन कोल का मतलब तो कोयला होता है, प्रोटो का क्या मतलब हुआ? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो सर सुल्तान एक झटके से कुर्सी से उठे और मुड़कर रिटायरिंग रूम की तरफ बढ़ गए। आई एम सॉरी सर सुल्तान, आइंदा आपको इस बारे में कोई शिकायत ना होगी। इमरान ने अचानक इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि सर सुल्तान से अब गुस्सा वाकई बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसलिए अगर उन्हें फौरी तौर पर ठंडा ना किया गया तो हो सकता है कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो ही जाए। तुम बच्चे नहीं हो, समझे? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, अगर मैं तुमसे हंसकर बात कर लेता हूं या मजाक कर लेता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सदर साहब से भी मजाक करना शुरू कर दो, और वो भी मेरी मौजूदगी में।
सर सुल्तान ने मुड़कर फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, आई एम सॉरी। मैंने कह दिया है कि आइंदा आपको कोई शिकायत ना होगी। इस बार माजरत कबूल कर लें। मैं सदर साहब से भी जाती तौर पर माजरत कर लूंगा। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सर सुल्तान के चेहरे पर मौजूद शदीद तरीन गुस्से के तसरात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते चले गए। आओ मेरे साथ, सर सुल्तान ने कहा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए जहां से वो लिफ्ट के जरिए पहुंच तक पहुंचते थे। इमरान खामोशी से उनके पीछे चल रहा था। थोड़ी देर बाद इमरान सर सुल्तान के साथ कार में बैठा प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। सर सुल्तान अकबी सीट पर बैठे हुए थे जबकि इमरान ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। गो सर सुल्तान ने उसे भी पीछे बैठने के लिए कहा था, लेकिन इमरान ने माजरत कर ली और वो आगे बैठ गया। सर सुल्तान ने भी शायद इसलिए इसरार न किया था कि ड्राइवर की मौजूदगी में वो बात न करना चाहते होंगे। प्रेसिडेंट हाउस पहुंचकर उन्हें फौरी तौर पर सदर साहब के खुसूसी मीटिंग रूम में पहुंचा दिया गया। आइए आइए, तशरीफ लाइए। सदर साहब ने उनके दरवाजे में दाखिल होते ही मुस्कुराते हुए कहा और उठकर बाकायदा उन दोनों से मुसाफा किया। इमरान और सर सुल्तान दोनों ने रस्मी फिक्रे अदा किए और फिर वो मेज की दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठ गए। सर सुल्तान तो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बैठे हुए थे जबकि इमरान सोफे वाली कुर्सी पर कदरे इत्मीनान से बैठा हुआ था। वो खत कहाँ है इमरान साहब जिसका जिक्र आपने किया था? सदर साहब ने इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान ने जेब से वो कागज निकाला और उठकर सदर साहब के सामने रख दिया और फिर दोबारा जाकर सोफे पर बैठ गया। सदर साहब ने खत उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात ऊपर आए थे। ये दस्तखत तो वाकई मेरे हैं और लिखाई भी मुझे अपनी ही लगती है, लेकिन मैंने तो नहीं लिखा। ये क्या सिलसिला है? सदर साहब ने खत वापस मेज पर रखते हुए इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। सर, जब इमरान साहब ने मुझे ये खत दिखाया तो मैं भी बेहद परेशान हुआ था। सर सुल्तान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ये तो कोई गहरी साजिश लगती है। इमरान साहब के फोन के बाद मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाकर दरियाफ्त किया है, उसने भी इनकार किया है। आखिर ये क्या सिलसिला है? क्यों इमरान साहब? सदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी साहब को आप जरा बुलाएं, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सदर साहब ने इस बात में सर हिलाते हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। मीटिंग रूम में आ जाइए, सदर साहब ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस एक सेहतमंद आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने सदर साहब को सैल्यूट किया। ये इमरान साहब हैं, सीक्रेट सर्विस के चीफ के नुमाइंदा खसूसी, और सर सुल्तान से तो आप वाकिफ हैं। और इमरान साहब, ये मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी हैं कर्नल राशिद खान। सदर साहब ने कर्नल राशिद खान और इमरान का बाहमी तारुफ कराते हुए कहा। कर्नल साहब, आप कब से यहाँ ड्यूटी पर हैं? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कर्नल राशिद खान से पूछा। 2 माह से जनाब, कर्नल राशिद खान ने जवाब देते हुए कहा। इससे पहले आप इसी यूनिट में थे या और कोई ड्यूटी सर अंजाम देते थे?
इमरान ने पूछा। जी, मैं इस पोस्ट पर तैनात होने से पहले ग्रेटलैंड में पाक एशिया के सफारत खाने में मिलिट्री अताशी था, कर्नल राशिद खान ने जवाब देते हुए कहा। वहां आपके ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी राजर से तल्लुकात तो होंगे, इमरान ने कहा। तल्लुकात तो नहीं थे जनाब, अलबत्ता उनसे अक्सर मुलाकात होती रहती थी, कर्नल राशिद खान ने जवाब देते हुए कहा। सदर साहब के सामने मेज पर खत पड़ा हुआ है, आप उसे देखें और मुझे बताएं कि यह खत किसने लिखा है, इमरान ने कहा। ये लो देखो, सदर साहब ने अपने सामने पड़ा हुआ खत उठाकर कर्नल राशिद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो कर्नल राशिद खान ने खत लिया और फिर जैसे ही उसकी नजरें खत पर पड़ी वो बेइख्तियार चौंक पड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे उसका चेहरा सपाट हो गया। जी, ये तो सदर साहब का जाती खत लगता है, कर्नल राशिद ने कहा। कर्नल राशिद आउंड ग्रुप के चीफ लॉर्ड मेकानो के साथ आपकी होने वाली तमाम बातचीत के टेप सीक्रेट सर्विस के चीफ के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके हक में बेहतर यही है कि आप असल हालात बता दें। मैं आपको जमानत देता हूं कि आपका कोर्ट मार्शल नहीं किया जाएगा, इमरान ने यकलख्त इंतहाई सर्द लहजे में कहा। क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? कर्नल राशिद ने उछलते हुए कहा और उसके साथ ही वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलख्त चीखता हुआ उछलकर नीचे कालीन पर गिरा। इमरान किसी स्प्रिंग की तरह सोफे से उछला था और फिर कर्नल राशिद खान हवा में उड़ता हुआ एक धमाके से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया था। सदर साहब और सर सुल्तान बेख्तियार बौखलाकर उठ खड़े हुए थे। बोलो, सब कुछ बता दो, इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रख कर मोड़ते हुए कहा। तुम मुझसे कुछ मालूम न कर सकोगे, कर्नल राशिद ने खरखराट भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसके मुंह के किनारों से नीले रंग के बुलबुले से निकलने लगे और इमरान ने झटके से पैर हटाया, लेकिन उसी लम्हे कर्नल राशिद की जिस्म ने एक झटका खाया और उसके साथ ही वो साकित हो गया। उसकी गर्दन ढलक चुकी थी। सदर ममलिकत और सर सुल्तान दोनों बुत बने हुए खड़े थे। आई एम सॉरी सदर साहब और सर सुल्तान साहब, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ वैसे तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन अगर ये निकल जाता तो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। यह क्या सिलसिला है? क्या आप इसकी वजाहत करेंगे? सदर साहब ने हैरत अंगेज तौर पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा। तशरीफ रखें, मैं आपको तफसीलन अर्ज करता हूं, इमरान ने कहा तो सदर साहब दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गए। आप भी तशरीफ रखें जनाब, इमरान ने सर सुल्तान से कहा तो सर सुल्तान भी खामोशी से दोबारा सोफे की कुर्सी पर बैठ गए। इमरान भी सोफे पर बैठ गया। जनाब,
ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी ने हुकूमत पाकेशिया को एक खत लिखा कि उनकी इंटेलिजेंस ने एक साजिश पकड़ी है जिसमें पाकेशिया में किसी अहम आदमी के कत्ल करने का इशारा पाया जाता था। ये खत आपके हुक्म पर एक्स्ट्रो को पहुंचा दिया गया। एक्स्ट्रो ने इस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए ग्रैंडलैंड में अपने एजेंट को इंक्वायरी के लिए कहा, तो वहां से उन्हें रिपोर्ट दी गई कि इंटेलिजेंस ने ऐसी कोई साजिश नहीं पकड़ी और ना ही उनके रिकॉर्ड में ऐसा कोई केस मौजूद है जिस पर चीफ ने ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी के बारे में इंक्वायरी कराई। तो इस इंक्वायरी के तहत ये बात सामने आई कि आपके मिलिट्री सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया कि आप उनसे बात करना चाहते हैं और फिर आपने बराह रास्त चीफ सेक्रेटरी से बात की और उसे कहा कि वो ग्रेटलैंड के बदनाम ज़माना आउंट ग्रुप के चीफ से कहें कि वो आपका एक अहम काम ज़ाती तौर पर करे। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में हाउंड ग्रुप के चीफ से रब्ता किया, तो हाउंड ग्रुप के चीफ ने ये शर्त रख दी कि सदर साहब ज़ाती तौर पर उन्हें खत लिखें ताकि उसे यकीन हो कि सदर साहब वाकई ये काम ज़ाती हैसियत से कराना चाहते हैं, क्योंकि हाउंड ग्रुप के चीफ को ये खतरा था कि कहीं उसे या उसकी तंजीम को किसी खास ट्रैप में न फंसाया जा रहा हो। चीफ सेक्रेटरी ने यह बात आपको कह दी। आपने एक ज़ाती खत लिखकर चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दिया। चीफ सेक्रेटरी ने वो खत हाउंड ग्रुप के चीफ तक पहुंचा दिया। इस पर हाउंड ग्रुप ने वही खत बतौर शनाख्त देकर अपने एक खास आदमी को पाकेशिया भिजवाया ताकि वो आपसे मिलकर जो काम आप कराना चाहते हैं उनकी तफसीलात मालूम कर सके और फिर वो काम कर दे। इस इत्तला के साथ ही उस आदमी के बारे में भी तफसीलात मुहैया कर दी गई जो खत लेकर यहाँ आ रहा था। उस आदमी का नाम टेरी था, लेकिन इस ग्रुप के आदमी अपनी मखसूस शनाख्त के लिए अपने नामों के साथ हाउंड का लफ्ज भी लगाते हैं। यहाँ पड़ताल की गई और टेरी हाउंड नामी आदमी के बारे में मालूमात हासिल की। इस नाम का आदमी ग्रैंडलैंड से आकर यहाँ के एक बड़े होटल में ठहरा है और उसने इस होटल से आपके मिलिट्री सेक्रेटरी से फोन पर रब्ता किया और मिलिट्री सेक्रेटरी ने उसे आज रात को सीनियर ऑफिसर्स क्लब में मुलाकात का वक्त दिया। इसके बाद सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि टेरी हाउंड की यहाँ की एक मकामी औरत रोजी रास्कल से मुलाकात हुई और इन दोनों को इकट्ठे इस होटल में जाते देखा गया। फिर उसके बाद इस टेरी हाउंड का कोई पता न चल रहा था। चुनांचे इस औरत के बारे में मालूमात हासिल की गई। फिर इस औरत को ट्रेस किया गया तो इस औरत ने बताया कि टेरी हाउंड इस औरत को लेकर ग्रांड होटल गया था। वहां एक कमरा किसी पार्कर के नाम से बुक था। वहां उस टेरी हाउंड ने इस औरत से दस्तराजी की कोशिश की तो उस औरत ने उसे हलाक कर दिया और उसकी लाश अभी तक होटल ग्रांड के कमरे में मौजूद है। चुनांचे वहां चेकिंग की गई तो टेरी हाउंड की लाश वहां मौजूद थी। क्योंकि ग्रेटलैंड से ये रिपोर्ट मिल चुकी थी कि वो खत टेरी हाउंड ने अपने बूट के तले में छुपाया हुआ है, इसलिए वहां से ये खत हासिल किया गया। इसके बाद चीफ ने मुझे ये खत देकर सर सुल्तान साहब के पास भिजवाया ताकि उस आदमी को ट्रेस किया जा सके जिसने आपकी तरफ से ये सारी कार्रवाई की है। चीफ का ख्याल था कि ये काम आपके मिलिट्री सेक्रेटरी का है, वो किसी खास साजिश में आलाकार बना हुआ है। चुनांचे मैंने सर सुल्तान साहब के साथ यहाँ आया। मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलवाया गया, आपके सामने बातचीत हुई, मैंने उसे खत दिखाया और वो ये खत देखकर चौंका, लेकिन उसने अपने आप पर काबू पा लिया। लेकिन खत देखकर उसके चेहरे और आंखों में पैदा होने वाले तसुरात ने यह बता दिया कि वो वाकई इस साजिश में किसी न किसी अंदाज में बहरहाल मुलविस है।
इसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ। वैसे मुझे ये अंदाजा ना था कि इस मिलिट्री सेक्रेटरी ने अपने दांतों में जहरीला कैप्सूल छुपाया हुआ होगा और ये मर जाएगा, वरना मैं इसका भी बंदोबस्त कर देता। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा। क्या आपके पास वाकई वो कैसेट मौजूद है जिनमें इसने चीफ सेक्रेटरी से गुफ्तगू की थी? सदर साहब ने होंठ चबाते हुए कहा। जी नहीं, कैसेट होती तो फिर पूछ-गुछ की जरूरत ही न रहती। उसे अचानक और फौरी गिरफ्तार कर दिया जाता। इंक्वायरी करने वालों ने ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी से ये सारी मालूमात हासिल की थी, जो कुछ मैंने पहले आपको बताया है वो सब कुछ इसी ने बताया था। कैसेट की बात तो मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को टटोलने के लिए की थी, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन ये साजिश क्या थी और इसमें मुझे इस अंदाज में इस्तेमाल करने की क्यों साजिश की गई? जाहिर है मैंने तो किसी चीफ सेक्रेटरी से ना बात की है और ना ही ये खत लिखा है। क्या मुझे इस अंदाज में इस्तेमाल किए बगैर उनकी साजिश मुकम्मल नहीं हो सकती थी? सदर साहब ने कहा। साजिश की तफसील का तो अभी इल्म नहीं है, सीक्रेट सर्विस बहरहाल इसका पता भी चला लेगी। लेकिन मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक आपको इस अंदाज में इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हाउंड ग्रुप इंतहाई अहम शख्सियात के कत्ल में बहुत माहिर समझा जाता है। लेकिन वो लोग किसी मुल्क की इंतहाई अहम तरीन शख्सियत को उस वक्त हलाक करते हैं जब उस मुल्क के उससे भी ज्यादा अहम आदमी की तरफ से उन्हें बुक किया जाए, वरना वो लोग काम नहीं करते, क्योंकि इस तरह उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। आपको इस्तेमाल करने से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि साजिशियों का टारगेट पाकेशिया का कोई अहम तरीन आदमी होगा, ऐसा आदमी जिसके लिए आपका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी हो। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो लोग पाकेशिया के किसी अहम सियासी लीडर को हलाक कराना चाहते थे, कोई ऐसा लीडर जो आपके लिए भी सियासी तौर पर ख़तरा बन सकता हो और ख़ास तौर पर जिसकी पॉलिसी ग्रेटलैंड के खिलाफ हो। और इन पॉइंट्स पर गौर किया जाए तो फिर एक ही शख्सियत सामने आती है और वो हैं जनाब नसीम अहमद खान साहब। जनाब नसीम अहमद खान साहब जो आपकी मुखालिफ सियासी पार्टी के सरबराह भी हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ सदारत का इलेक्शन भी लड़ा था और जो इस बात के भी मुखालिफ हैं कि पाकेशिया ग्रेटलैंड की सरबराही में बनने वाली एशियाई इत्तेहाद में शामिल हो जाए। लेकिन ये सिर्फ अंदाज़ा है, इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये कि अभी आइंदा सदारती इंतखाबात में काफ़ी अरसा पड़ा है और दूसरी बात ये कि उनकी सियासी मुखालफत मेरे साथ या मेरी सियासी पार्टी के साथ है। साजिशियों का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? उन्हें इनकी हलाकत से क्या फ़ायदा मिल सकता है? सदर साहब ने होंठ चबाते हुए कहा। आपको तो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इस तरह चीफ सेक्रेटरी और हाउंड ग्रुप मुतमईन हो जाएगा। हो सकता है कि यह साजिश उनकी अपनी पार्टी के अंदर से हो रही हो, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए, इमरान ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात थी तब भी उन्हें ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी के जरिए इस जराइम पेशा ग्रुप से राब्ते की क्या ज़रूरत थी?
वो बराह रास्त भी रब्ता कर सकते थे। और दूसरी बात ये कि वो हाउंड ग्रुप के अलावा भी तो किसी और को हायर कर सकते थे, सदर साहब ने कहा। जनाब, आपको इल्म नहीं है, असल में हाउंड ग्रुप ग्रेटलैंड की सरकारी तंजीम है, लेकिन उसे जराइम पेशा ग्रुप की सूरत दी गई है। हुकूमत अपने काम उनसे कराती रहती है और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के जरिए ही उनसे रब्ता हो सकता है और किसी तरह नहीं। लेकिन ये सब अंदाजे ही हैं। जब साजिश की असल सूरत हाल सामने आएगी तब मालूम होगा कि ये सब क्या था, इमरान ने कहा। तो फिर चीफ सेक्रेटरी ने यह खत क्यों भेजा था जिसमें पाक एशिया के किसी अहम आदमी के कत्ल का इशारा था? इस तरह तो उन्होंने खुद अपने खिलाफ इंक्वायरी कराई, सदर साहब ने कहा। जनाब, ये तो बड़ी सादा सी बात है। आमतौर पर ऐसे खत इंटेलिजेंस या किसी सरकारी एजेंसी को भिजवा दिए जाते हैं जिन्हें फाइल कर दिया जाता है। इस तरह कल को अगर ग्रेटलैंड पर कोई शुबा आता भी सही तो ये खत वो अपने सबूत में पेश करके अपने आप को साफ बचा लेते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और सदर साहब ने इस बात में सर हिला दिया। अब इस मिलिट्री सेक्रेटरी की हलाकत का क्या किया जाए? सदर ममलिकत ने कहा। आप इस बारे में सारी बात सीक्रेट सर्विस पर डाल दें कि सीक्रेट सर्विस को यह इत्तला मिल गई थी कि मिलिट्री सेक्रेटरी किसी साजिश में शरीक था। चुनांचे सीक्रेट सर्विस के आदमी ने उससे आपके सामने पूछगछ की तो उसने खुदकशी कर ली। बाकी आप इस खत और दूसरी सारी बात को गोल कर दें, इमरान ने कहा। तो सदर साहब चंद लम्हे सोचते रहे। फिर उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। प्रेसिडेंट हाउस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल वास्ती को मीटिंग रूम में भिजवाओ, सदर साहब ने तहकमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। उनके चेहरे पर परेशानी के साथ साथ कबीदगी के तसरात नुमायां थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। यस, कम इन, सदर ममलिकत ने कहा तो दरवाजा खुला और सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। लेकिन दूसरे लम्हे सामने कालीन पर पड़ी हुई मिलिट्री सेक्रेटरी की लाश देखकर वो उछल पड़ा। सर, ये सर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने इंतहाई बुखलाए हुए लहजे में कहा। ये अली इमरान साहब, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्सटो के नुमाइंदे खसूसी, और सर सुल्तान सेक्रेटरी वजारत खारजा तो आप पहले से वाकिफ हैं। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को खुफिया इत्तला मिली थी कि कर्नल राशिद किसी गहरी साजिश में मुलविस हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता करके इन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी को गिरफ्तार करने की इजाजत तलब की। मैंने उन्हें यहां कॉल कर लिया ताकि वो मेरे सामने मिलिट्री सेक्रेटरी से इब्तदाई पूछगछ करें। अगर मुझे एहसास हुआ कि वाकई उनका शक दुरुस्त है तो मैं गिरफ्तारी की इजाज़त दे दूंगा, वरना नहीं। चुनांचे उन्होंने यहाँ मेरे सामने उनसे पूछगछ की तो उन्होंने दांत में छुपाए हुए कैप्सूल से खुदकशी कर ली। आप इनकी लाश यहाँ से ले जाएं और जो कुछ मैंने कहा है ऐसी ही रिपोर्ट तैयार कराइए और फिर इनका पोस्टमार्टम कराकर लाश उनके वारसों के हवाले कर दें। सदर साहब ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा। यस सर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा।
आप सिक्योरिटी सर्विस के चीफ को मेरा पैगाम पहुंचा दें कि वो जल्द अज जल्द इस सिलसिले में कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं। सदर ममलिकत ने उठते हुए इमरान से कहा और उसके साथ ही वो तेज तेज कदम उठाते अकबी दरवाजे से दूसरे कमरे में चले गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।